नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 12 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम पोषण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर यानी कि शिशुअवस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर, फिर किशोरावस्था के अंदर, युवावस्था के अंदर, प्रौढ़ावस्था के अंदर, वृद्धावस्था के अंदर पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम संतुलित भोजन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। संतुलित भोजन की योजना किस प्रकार से बनाई जाए और पूरक आहार क्या होता है, बच्चों को पूरक आहार कब देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, पूरक आहार में क्या क्या देना चाहिए, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे और प्रतिरक्षण क्या होता है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे और बच्चों की खान पान संबंधी आदतों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बच्चों कि ये लेसन क्या कह रहा है, हमें इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं कि पोषण क्या है ना। अभी हमने पिछले लेसन के अंदर ही उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पढ़ रहे हैं पोषण क्या है। देखो बच्चों, पोषण का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का क्या कार्य है ना। भोजन का पाचन होता है, उससे हमको शक्ति मिलती है, उसके द्वारा हम दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम हो पाते हैं और उसी से हमको पोषण प्राप्त होता है ना। तो पोषण का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर कि शरीर में भोजन का कार्य करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें पोषण प्राप्त होता है ना। अब देखो, वृद्धि है, पुनर्निर्माण है, स्वस्थता है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है। जैसे हमारे शरीर का वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, या हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की मरम्मत हो रही है, नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है ना। और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, हमारे शरीर के पुनर्निर्माण के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। और जब जो भी भोजन हम करते हैं उसका पाचन होता है इन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप, और जिससे हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारे शरीर की में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, है ना। तो अब चलते हैं कि ये जो पोषण है हमें कौन कौन से पोषक तत्वों से मिलता है। हम अपने भोजन के अंदर, अपने आहार के अंदर कौन कौन से पोषक तत्वों को ले जिससे कि हमारे शरीर को सही प्रकार से पोषण मिल सके और हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके, है ना। और हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की मरम्मत भी अच्छे से हो सके। तो चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, बच्चों में वृद्धि निरंतर होती रहती है, बच्चों का विकास निरंतर होता रहता है, उनके शरीर की वृद्धि निरंतर होती रहती है। लेकिन यदि बच्चों को ठीक ढंग से पोषण मिलता है तभी उनके शरीर की वृद्धि और विकास होता है, और यदि उनको ठीक ढंग से पोषण नहीं मिलता या उनके आहार में सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जाता तो उनके शरीर की वृद्धि और विकास रुक जाता है ना। तो इसीलिए उनकी पोषण संबंधी जो आवश्यकताएँ हैं उनकी वृद्धि दर पर, उनके शरीर के वजन पर और उनके विकास की प्रत्येक अवस्था में प्रभावी ढंग से जो है वो इस्तेमाल किए गए पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। समझ में आ गया कि भाई प्रत्येक बच्चे का विकास जो है उसके पोषण पर ही निर्भर करता है कि उसको उसके आहार में कौन कौन से पोषक तत्व जो है वो दिए जा रहे हैं और कितनी मात्रा में दिए जा रहे हैं, उसी पर जो है उसके शरीर का स्वास्थ्य जो है वो निर्भर करता है। यदि उसको ठीक ढंग से पोषक तत्व मिलते हैं तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसकी वृद्धि और विकास अच्छा होगा। यदि उसको आहार में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगा और उस बच्चे की वृद्धि और विकास भी नहीं होगा, बच्चों में शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों को पोषक तत्व अच्छे से मिल रहे हैं, पोषण अच्छे से मिल रहा है ना, और सभी जैविक क्रियाएं ठीक ढंग से उनके शरीर में हो रही है, उनका शरीर स्वस्थ है, तो उनका शरीर का वृद्धि विकास भी अच्छा होगा। तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी तेजी से होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोषण और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जो कि हम पिछले लेसन में भी पढ़ते आ रहे हैं कि पोषण के द्वारा ही जो है शरीर स्वस्थ रह सकता है। यदि हमें पोषण ठीक ढंग से नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहता है।
तो एक स्वस्थ शरीर के लिए जो है उचित मात्रा में आवश्यकता अनुसार जो है सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार जो है वो हमें लेना चाहिए और शिशुओं को भी देना चाहिए। अब देखिए बच्चों का जो कद है, उनकी लंबाई है, उनका वजन है, उसमें होने वाली जो बढ़ोतरी है उनके अच्छे पोषण को ही परिनिर्भर करती है। यदि बच्चे की लंबाई में वृद्धि ठीक ढंग से नहीं हो रही है, यानी कि वो कुपोषण का शिकार है ना, तो उसके अंदर हार्मोनल चेंज नहीं हो पा रहे हैं, पोषण ठीक ढंग से नहीं मिल रहे है ना, एंजाइम स्रावित नहीं हो रहे हैं उसके शरीर के अंदर, वजन यदि नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब वो कुपोषण का शिकार है ना, उसको पोषक तत्व जो है ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं आहार में, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का कद यानी कि उसकी लंबाई और उसका वजन जो है वो भी उसके पोषण पर निर्भर करता है। किंतु ये प्रभावी ढंग से उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने को बेहतर बनाता है। पर्याप्त पोषण निम्नलिखित में योगदान करता है, यानी कि यदि पर्याप्त पोषण बच्चे को मिलता रहेगा तो बच्चे के अंदर क्या क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं। उसके बच्चे के शरीर के अंग ठीक ढंग से कार्य करेंगे, उनके शरीर के सभी सिस्टम ठीक ढंग से जब चलेंगे तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके साथ साथ बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा, यानी कि बच्चों की सोचने विचारने की शक्ति है, बच्चों की कल्पना शक्ति है, बच्चे का विवेक है ना, और चिंतन मनन है, ये सभी इनका विकास अच्छे से होगा बच्चों में, मेंटली विकास अच्छे से होगा। तथा बच्चों की जब पोषण बच्चों को ठीक ढंग से मिलेगा तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, जिससे रोगों से लड़ने और स्वस्थ सुधार के लिए यानी कि उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसके साथ साथ ऊर्जा स्तरों में भी वृद्धि होगी। यदि पोषण ठीक ढंग से मिलेगा तो ऊर्जा का स्तर शरीर में बढ़ेगा, बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे और सभी कार्यों को ठीक ढंग से कर पाएंगे, है ना। अब देखो इसके साथ ही यदि पोषण ठीक ढंग से बच्चों को मिलता है तो बच्चे जो है खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, है ना, और जब सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो वो एनर्जेटिक होकर के सभी कार्यों को ठीक ढंग से समय पर व्यवस्थित तरीके से करते जाएंगे और उनकी वृद्धि और विकास भी अच्छे से होगा, है ना, और हर क्षेत्र में वो जो है उनका विकास अच्छे से हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक पर्याप्त पोषण से एक बच्चों के अंदर जो है निम्न प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, या पर्याप्त पोषण मिलने पे बच्चे के शरीर का विकास अच्छे से होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न अभी हमने देखा कि पोषण किसे कहते हैं, दूसरा हमने प्रश्न अभी पहले पढ़ा था कि पोषण और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, और तीसरा प्रश्न यह बन रहा है कि पर्याप्त पोषण या अच्छा पोषण, अच्छे पोषण का जो है एक बच्चे के वृद्धि और विकास में क्या योगदान रहता है ना, तो उसके अंदर हम ये आंसर देंगे, है ना। समझ में आया आपको कि पर्याप्त पोषण का बच्चे के शरीर उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम उसके अंदर ये चीज़ बताएंगे, है ना। 2-3 प्रश्न इसके अंदर बन रहे हैं। अब देखिए बच्चों, शिशुअवस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता, है ना। शिशुअवस्था यानी कि जन्म से लेकर 12 महीने तक की अवस्था को हम शिशुअवस्था कहते हैं, और इसके दौरान जो है पोषण किस प्रकार का दिया जाना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा है और किस प्रकार से बच्चे को हम स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं, उसके बारे में हमें सिखाया जा रहा है। तो देखो, तेजी से वृद्धि करने की शिशुअवस्था में तथा प्रारंभिक शिशुअवस्था के दौरान यानी कि जन्म से लेकर 6 महीने तक प्रारंभिक शिशुअवस्था और फिर 6 से लेकर के 12 महीने तक शिशुअवस्था, है ना। तो 6 महीने तक होने वाले जो परिवर्तन है वो विशेष रूप से हमको दिखाई देते हैं, और वास्तव में शिशुओं को उनके शरीर के वजन से लगभग दुगनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उस समय। समझ में आया। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर 6 महीने तक शिशुअवस्था के दौरान, प्रारंभिक शिशुअवस्था के दौरान बच्चे के अंदर वजन से दुगनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो कि भारी कार्य करने वाले व्यक्ति के आवश्यक कैलोरी की मात्रा के बराबर होती है। यानी कि एक भारी भरकम कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक उसके बराबर ही इस छोटे बच्चे को जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, पर्याप्त पोषण के द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। पर्याप्त रूप से बच्चों को यदि शिशुअवस्था के दौरान, प्रारंभिक शिशुअवस्था के दौरान यदि उनको पोषण मिले तो उनके अंदर इस आवश्यकता की पूर्ति को हम आसानी से कर पाते हैं, और ऊर्जा के अतिरिक्त बच्चों को और भी
अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, आयरन की भी आवश्यकता होती है ना। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है हड्डियों और पेशियों की वृद्धि और विकास के लिए, है ना। कैल्शियम की आवश्यकता भी हड्डियों के विकास के लिए ही होती है ना। और आयरन की आवश्यकता होती है ब्लड के अंदर रुधिर के आयतन में विस्तार करने के लिए, है ना। ब्लड की मात्रा को बढ़ाने के लिए आयरन की भी आवश्यकता होती है, और साथ साथ शरीर की वृद्धि के लिए भी जो है आयरन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बन रहा है कि शेषवावस्था को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है, पूर्व शेषवावस्था और शेषवावस्था। शेषवावस्था की आयु क्या होती है? शेषवावस्था की आयु जो है जन्म से लेकर के 6 महीने तक प्रारंभिक शेषवावस्था, और 6 से लेकर 1 वर्ष तक हमारी शेषवावस्था, ठीक है। अब जो आपकी प्रारंभिक शेषवावस्था है उसके अंदर बच्चे को अपने वजन से जस्ट डबल कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कैलोरी के साथ साथ इनको अन्य तत्वों की आवश्यकता भी होती है। ऊर्जा के साथ साथ अन्य तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बताया है कि शिशुओं के अंदर वजन कितना होता है ना। देखो 6 महीने में दुगना होता है वजन, और 1 वर्ष के अंदर तिगुना हो जाता है, ठीक है। बच्चा जब 6 महीने का होता है तो उसका वजन दुगना, और 1 वर्ष का जो होता है तो उसके अंदर 3 गुना वजन हो जाना चाहिए शिशुओं का। उनकी लंबाई जो होती है जन्म के समय 50 से 55 सेंटीमीटर होती है, और जब वो 1 वर्ष का हो जाता है तब 75 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। और सिर की जो परिधि है ना, और सीने की परिधि जो है, दोनों में ही जो है वो वृद्धि होती है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिशुओं के अंदर किन किन चीज़ों, शरीर के कौन कौन से अंगों के अंदर जो है कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले एक तो वजन में वृद्धि हो रही है, दूसरा कद में वृद्धि हो रही है, और तीसरा उसके सिर की परिधि में भी वृद्धि होती है, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब देखिए बच्चों, शिशुओं को आहार संबंधी आवश्यकता है। शिशुओं को आहार में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? देखो, शिशु अपनी ज़रूरत के अनुसार अधिक दूध या कम दूध पीकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है ना। उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं माँ का दूध ही है, वही है। और 6 महीने तक तो उसको माँ का दूध ही पिलाया जाता है, पानी भी नहीं दिया जाता है ऊपर से, है ना। तथा उनको दिए जाने वाले अनुपूरक भोजन से पूरी होती है, और उसके बाद 6 महीने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा कुछ दिया जाता है ना। तो माँ के दूध का जो संगठन होता है उसके आधार पर अनुशंसित पोषक तत्वों की गणना की जा सकती है, यानी कि सुपोषित माँ के 850 ml दूध में प्रथम 4 से 6 महीने तक सभी पोषक तत्व होने चाहिए। तो इसके लिए माँ को भी पौष्टिक आहार देना पड़ेगा, तभी जाकर के दूध जो होगा उसमें पौष्टिकता बढ़ेगी। और यदि माँ को अच्छी खुराक दी जाएगी और शिशु भी अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा, फलता फूलता जाएगा। यदि माँ को ठीक ढंग से पोषक तत्वों से युक्त आहार नहीं दिया जाएगा उस समय, तो दूध भी नहीं आएगा अच्छे से, और न ही वो दूध जो होगा पौष्टिक होगा, और न ही उससे बच्चों की वृद्धि और विकास अच्छे से होगा। तो इसीलिए माँ को जो है उस समय प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, इससे युक्त भोजन देना चाहिए। आया समझ में? तो शिशुओं के आहार संबंधी आवश्यकताएं किससे पूरी होती है? माँ के दूध से होती है। शेषवावस्था के दौरान जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेकर के और जन्म से 6 महीने तक, साल भर तक, पुराने ज़माने में तो 1.5 साल तक जो है बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाता था, और अभी 6 महीने तक तो हमें पिलाना ही चाहिए कम से कम। तो जब 6 महीने तक माँ का दूध बच्चा पिएगा, उसी पर वो निर्भर रहेगा, तो उसको उसी से सारे पोषक तत्व मिलेंगे। तो वो पोषक तत्व कब मिलेंगे? जब हम माँ को प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से युक्त भोजन कराएंगे, उनको संतुलित आहार जब हम देंगे, है ना, तभी जाकर के ये संभव हो पाएगा, है ना। अब देखिए बच्चों, माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए हम उनको पर्याप्त मात्रा में दूध दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं बनाकर, है ना, हरी सब्जियों से, टमाटर से, गाजर से सूप बनाकर दे सकते हैं, और फलों का जूस दे सकते हैं, है ना। और लिक्विड पदार्थ ज़्यादा देंगे, तरल जैसे पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए, ताकि तरल और पोषक तत्वों से युक्त पदार्थ ज़्यादा दिए जाने चाहिए माँ को, और जिसमें प्रोटीन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो। तो माताएं जब स्वस्थ रहेगी तो पौष्टिक दूध ही जो है बच्चों को मिलेगा, और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। अब देखो, शिशुओं के पोषक तत्वों की अनुशंसित दैनिक मात्रा कितनी है? देखो, एक ICMR क्या होता है बच्चों? इसका पूरा नाम है
I for इंडियन, C फॉर काउंसिल ऑफ मेडिकल, R फॉर रिसर्च, है ना। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है। तो इसके द्वारा अनुशंसित शिशुओं के पोषक तत्वों की अनुशंसित दैनिक मात्रा यहाँ पर बताई गई है कि शिशुओं को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, कितनी कितनी कैलोरी और कितने ग्राम कितने मिलीग्राम उनके भोजन के अंदर विभिन्न पोषक तत्वों के हमें करने चाहिए। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं सारणी क्या कह रही है। यहाँ पर देखो पोषक तत्व दे रखे हैं, जिसके अंदर पोषक तत्वों में ऊर्जा प्राप्त करने वाले, ऊर्जा जिनसे मिलती है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए जिसमें रेटिनॉल है, बीटा कैरोटीन है ना, थायमीन है, नियासिन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B12, B2 और पायरिडॉक्सिन है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C है, फॉलिक एसिड है, आयरन है ना, और विटामिन B12 है ना। तो इन सभी पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा में जो है आवश्यकता होती है, ये हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने निर्धारित की है, ICMR ने, है ना। तो वो क्या है देखते हैं। तो देखो हमने अभी देखा कि शिशुअवस्था को 2 भागों में बांटा, जन्म से लेकर 6 महीने तक पूर्व शिशुअवस्था और 6 महीने से लेकर 12 महीने तक शिशुअवस्था। तो पूर्व शिशुअवस्था के अंदर यदि हम देखें तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है 108 किलो कैलोरीज ऊर्जा, है ना, शरीर के वजन के अनुसार, ठीक है। 6 से 12 महीने तक यदि हम देखें तो 98 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होगी शरीर के वजन के अनुसार। प्रोटीन की यदि हम ग्राम में मात्रा हमें दी गई है कि 2.5 ग्राम मात्रा जो है हम देंगे बच्चों को, है ना, और शरीर के वजन के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर 1.65 ग्राम जो है शरीर के वजन के अनुसार जो है प्रोटीन दिया जाएगा बच्चों को। कैल्शियम भी यहाँ पर 500 मिलीग्राम के आसपास दिया जाएगा, और 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उनको भी 500 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की आवश्यकता होती है 350 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, और 6 से 12 महीने तक के बच्चे को भी जो है 350 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है विटामिन ए की, जो कि विभिन्न प्रकार के जूस से, सूप से यदि हम माता को पिलाएंगे तो उससे जो है वो बच्चे को मिल सकता है। और बीटा कैरोटीन जो है इसकी माइक्रोग्राम में मात्रा जो है 1200 माइक्रोग्राम के आसपास, और शिशुअवस्था के अंदर भी 1200 माइक्रोग्राम के आसपास आवश्यकता होगी इसकी। थायमीन जो है हमारा इसकी 55 माइक्रोग्राम जो है शारीरिक वजन के अनुसार आवश्यकता होगी। यहाँ पर 50 जो है वो माइक्रोग्राम जो है वो शरीर के वजन के अनुसार होगी। इसी प्रकार से राइबोफ्लेविन है, पायरिडॉक्सिन है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C है, इसकी 25 जो है माइक्रोग्राम की आवश्यकता होगी, है ना, और फॉलिक एसिड की आवश्यकता भी 25 माइक्रोग्राम होगी। फिर विटामिन B12 जो होगा, विटामिन B12 जो होगा इसकी भी 0.2 जो है माइक्रोग्राम की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा शिशुओं के लिए अनुशंसित जो है पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा यहाँ पर बताई गई है कि इस मात्रा के अंदर पोषक तत्व जो है वो बच्चे को मिलने चाहिए शिशुअवस्था के दौरान। तो ये कब मिलेंगे? जब हम माता का ध्यान रखेंगे, माता को पोषक तत्वों से युक्त आहार यदि हम देंगे तो फिर बच्चों की ये आवश्यकता आसानी से पूरी हो सकती है ना। क्योंकि इस समय तो बच्चा माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है ना, और तो कोई पोषक तत्व उसको हम दे नहीं सकते, ऊपर से खाना खिला नहीं सकते। तो फिर माता के दूध के अंदर ही पौष्टिकता होनी चाहिए। तो इसके लिए माता को पर्याप्त मात्रा में जो है वो संतुलित आहार हमें देना चाहिए, सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार देना चाहिए। अब देखिए बच्चों, स्तनपान क्या है? स्तनपान किसे कहते हैं? देखो स्तनपान क्या है? माँ का दूध नवजात शिशु के लिए एक प्राकृतिक उपहार होता है ना, और जन्म के बाद माता से ही बच्चे को पोषण मिलता है ना, और वह माता से ही अपना जो है पोषक तत्वों को पोषण को प्राप्त करता है, तथा यह उन सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है जो कि आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ पर WHO के द्वारा यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश की है। वैसे तो पुराने ज़माने के अंदर तो 1.5 साल तक बच्चों को जो है माता स्तनपान कराती है, क्योंकि माता का दूध जो होता है वो पौष्टिक होता है, और हम कह सकते हैं वो सर्वोत्तम माना गया है। उसके अंदर सभी पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और माता के दूध के अंदर
प्रतिरक्षी पदार्थ भी होते हैं जिससे कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और वो शिशुओं को निरोगी रखते हैं, निरोगी रखता है। इसीलिए माता का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और स्तनपान के दौरान शिशु को पानी की भी जो है आवश्यकता नहीं होती है। शिशु को जन्म के तुरंत बाद ही स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि जब जन्म के तुरंत बाद में जो दूध बनता है माता के स्तनों में वो बड़ा ही पौष्टिक होता है, गाढ़ा होता है। उसके अंदर सभी प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सभी प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और वो शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो इस दूध को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। मतलब प्रथम 2 से 3 दिन तक जो नव दुग्ध आता है माता के स्तनों से पीले रंग का होता है, तरल गाढ़ा होता है, इसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। प्रश्न आता है कि कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, है ना? तो शिशु को इसे अवश्य ही पिलाना चाहिए और इससे शिशुओं की के अंदर जो एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जा सकता है। तो हमें बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न बन रहा है कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? साथ साथ बताती जा रही हूँ, आप ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, है ना? अब बताइए, अब ये कह रहा है कि स्तनपान के क्या लाभ है। ये शिशुओं की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है स्तनपान कराने से, क्योंकि बच्चों को हम पानी तो ऊपर से पिला नहीं सकते, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व खिला नहीं सकते शिशुअवस्था के दौरान, तो माता का दूध ही वो पीता है और माता के दूध के अंदर ही सभी प्रकार के पोषक तत्वों से मिल जाते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इसीलिए स्तनपान कराना आवश्यक है, क्योंकि उनके पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को ये पूरा करता है। ये अपेक्षित अनुपात और रूपों में सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बिल्कुल सही है। जितनी मात्रा में बच्चों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उतनी ही मात्रा के अंदर माता के दूध के अंदर सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्तनपान कराना बच्चों को आवश्यक है। इसके साथ साथ इसकी प्रोटीन की जो कम मात्रा होती है इसमें, और ये किडनीज पर दबाव कम डालती है, और इसके अंदर जो है विटामिन सी जो होता है वो नष्ट भी नहीं होता है ना? तो हम कह सकते हैं कि हमको जो है बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ है बच्चों को। देखिए, स्तनपान जो है माँ और शिशु दोनों के लिए सरल है, स्वच्छ है, सुविधाजनक आहार का तरीका है और दूध हर समय और उचित तापमान पर उपलब्ध होता है। इसीलिए ये हमें सबसे बड़ा लाभ है, हर समय उपलब्ध हो जाता है, उचित तापमान पर उपलब्ध होता है, सुविधाजनक होता है, सरल तरीका है, स्वच्छ है ना? और पौष्टिक भी है और इसमें प्रतिरक्षी तंत्र मौजूद होते हैं, है ना? जिससे कि शिशुओं का जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है और मूत्र संबंधी जो संक्रमण होता है उससे ये बचाता है ना? उनका जो है हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो मजबूत बनता है इससे, और यूरिन में इन्फेक्शन से ये बचाता है और इससे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी देता है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करता है जो रोगों से बचाता है हमको, विभिन्न प्रकार की एलर्जी से मुक्त रखता है बच्चों को, है ना? ये माँ को स्तन और अंडाशय के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। माता के लिए भी फायदेमंद है ना? माता के भी जो है स्तन और अंडाशय का जो कैंसर होने की शिकायत रहती है वो स्तनपान नहीं कराने से ही ज़्यादातर होती है, तो इसीलिए स्तनपान कराने से ये शिकायत भी नहीं रहती। और इसके साथ साथ हड्डियों को कमज़ोर होने से भी बचाता है ये, और माँ और शिशु के मध्य में एक स्वस्थ, सुखद और भावनात्मक संबंध के लिए बहुत ही सहायक है ना? एक माँ और शिशु के बीच में अच्छा, स्वस्थ और सुखद भावनात्मक संबंध स्थापित करता है और माँ और बच्चों के अंदर जो है भावनात्मक विकास होता है इससे, है ना? एक दूसरे के प्रति लगाव, स्नेह, है ना? ये सब उत्पन्न होता है। और शिशु जानते हैं कि कब और कितना दूध चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि शिशु की भूख ही उत्तम घड़ी होती है। और फिर भी जब शिशु 1 माह का हो जाता है तो स्तनपान के समय अंतरालों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए, यानी कि शुरू में तो वो ऑटोमेटिक ही जो है रो करके और दूध की मांग कर लेता है ना? आवश्यकता को बताता है, लेकिन बाद में हमें उसका समय अंतराल फिक्स कर लेना चाहिए, उसके आधार पर हमको बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो स्तनपान के हमने लाभ देखे बहुत सारे। प्रश्न आता है कि स्तनपान के लाभ बताइए, ठीक है? चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, कुछ कम लागत वाले पूरक भोजन यहाँ पर दे रखे हैं। पूरक आहार यानी बच्चों को ऊपर से दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसको हम कहते हैं पूरक आहार, है ना?
अब देखिए जैसे भारतीय उद्देशीय आटा होता है, इसमें फैट कम होती है। मूंगफली का आटा होता है, इसमें चने का आटा होता है। ये से हम कह सकते हैं कि मूंगफली का आटा जो होता है और चने के आटे का जो अनुपात होता है इसके अंदर, ये 75 और 25 का अनुपात रहता है ना, इस अनुपात में होता है। इसके साथ साथ खमीरीकृत भोजन होता है बच्चों के लिए। इसके अंदर जो है खमीरीकृत अनाज होते हैं और कम वसा वाले मूंगफली का आटा भी होता है, चने का आटा भी होता है। ये 4:4:2 के अनुपात में रहता है। बाल आहार जो होता है, इसमें छिलका युक्त गेहूँ होते हैं और मूंगफली और चने का आटा होता है। ये 7:2:2 के अनुपात में होता है। इस प्रकार से भिन्न आहार होता है जिसमें ज्वार है, बाजरा है, मूंग की दाल है, मूंगफली है, गुड़ है। ये 5:2:2 के अनुपात में रहते हैं। इसको बोलते हैं भिन्न आहार। समझ में आया? तो प्रश्न आ सकता है कि भिन्न आहार क्या होता है। तो भिन्न आहार में ज्वार, बाजरा, मूंग दाल और मूंगफली और गुड़, ये जो है 5:2:2 के अनुपात में होते हैं, है ना, जो बच्चों को पूरक भोजन के रूप में दिए जाते हैं। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब देखो पोषक जो होते हैं, इसके अंदर अनाज है जिसके अंदर गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार, है ना। दालें जो होती है, इसमें चना, मूंग की दाल दे सकते हैं, मूंगफली और गुड़ दिया जा सकता है। ये कितने कितने अनुपात में दिया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। 4:2:1:2 के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है। फिर आता है अमूथम। अमूथम क्या होता है? अमूथम जो होता है, इसके अंदर हम बच्चों को, अमूथम भी एक प्रकार का पूरक आहार है ना। ये पूरक आहार जो होता है, इसके अंदर चावल है, रागी है, चने की दाल है, तिल है, मूंगफली का आटा है, गुड़ है। इनको 1:5 और 1:5 और 2.5 और 2.5 के अनुपात में मिला करके और मिक्स करके फिर इसका पूरक आहार बनाया जाता है। इसको कहते हैं हम अमूथम। अब आता है बच्चों, ये तो था अमूथम जो अभी हमने पढ़ा, जिसके अंदर चावल है, रागी है, चने की दाल है, तिल और मूंगफली का आटा और गुड़, है ना। ये हम 1.5:1.5, 1.5:2.5 और 2.5 के अनुपात में लेते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं, इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? अमूथम। अब है हमारा अमृतम। अमृतम भी जो है पूरक आहार है और इसके अंदर गेहूं का आटा लिया जाता है, चने की दाल ली जाती है और सोयाबीन का आटा लिया जाता है, मूंगफली का आटा लिया जाता है, चुकंदर लिया जाता है। ठीक है। चुकंदर से बनी हुई चीनी, यानी कि छोटे बच्चे को चुकंदर से बनी चीनी का उपयोग करते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके पूरक आहार बनाया जाता है। इसको हम कहते हैं अमृतम। ठीक है। ये सभी खाद्य पदार्थ जो होते हैं स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाजों से ही बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अनाज से ही बनाए गए। अभी हमने देखा विभिन्न प्रकार के पूरक आहार हमने बनाए, है ना। तो इन सभी को दर्शाए गए संगत अनुपातों में ही भूना और मिलाया जाता है। सबसे पहले इनको अच्छे से भून लेते हैं, सेक लेते हैं और सेक करके इनको पीस करके इनका मिश्रण जो है वो कर लिया जाता है, अनुपात सही देख करके, और फिर इसे ही जो है वो बनाकर बच्चों को खिलाया जाता है। ठीक है। और इसमें विटामिन्स है, कैल्शियम्स है ना, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स है, सभी प्रकार के पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। आयरन भी होता है ना, और जिससे बच्चों को सभी पोषक तत्व जो है वो संतुलित मात्रा में मिल जाते हैं। इसे हम कहते हैं पूरक आहार। समझ में आया कि बच्चा जो होता है 6 महीने के बाद से बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर से दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसको हम पूरक आहार कहते हैं। और पूरक आहार के अंदर हम ये चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं। समझ में आया? प्रश्न बनता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो, भिन्न आहार क्या है, किसे कहते हैं, अमूथम क्या होता है, या फिर अमृतम क्या है ना, या फिर पूरक आहार किसे कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न छोटे छोटे इसके अंदर बनते हैं, तो आप ध्यान दें इस पर। अब देखिए बच्चों, जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं का आहार कैसा होना चाहिए। देखो, ये तो हमको पता ही है कि कुछ शिशु जो होते हैं जन्म के समय बहुत ही कम वजन के होते हैं। जन्म के समय उनका 2.5 किलोग्राम से कम वजन होता है। तो उन शिशुओं को जन्म के समय कम वजन वाला शिशु माना जाता है। कैसे उनमें, जैसे 2.5 यानी कि 2.5 किलो का बच्चा है तो वो ठीक माना जाएगा। लेकिन 2.5 किलो से कम वजन का यदि बच्चा है ना, उसका वजन यदि कम है 2.5 किलो से, तो इसको हम कहेंगे कम वजन वाला शिशु। ठीक है। तो ऐसे शिशुओं को चूसने और निगलने में पर्याप्त सामर्थ्य नहीं होता है, वो ठीक ढंग से चूस नहीं पाते हैं, निगल नहीं पाते हैं किसी चीज़ को। तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन बच्चों को, है ना। तो उनकी अवशोषण क्षमता बहुत ही कम होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं, 2.5 किलो से कम वजन के होते हैं। और उनके पेट और आंत का आकार भी बहुत छोटा होता है, इनका स्टमक भी बहुत छोटा होता है, आंतें भी बहुत छोटी होती है, क्योंकि उनका विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तथा उनकी
कैलोरी की आवश्यकता सापेक्ष रूप से उच्च होती है, लेकिन उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है वृद्धि और विकास के लिए। तथा शिशुओं को माँ के दूध से सभी आवश्यक एमिनो एसिड्स, कैलोरी, वसा, फैट, सोडियम आदि सभी तत्व उनको मिलते हैं। किससे? माँ के दूध से, है ना। तो माँ के दूध में क्या क्या होता है अभी हमने पढ़ाई है ना, कि एमिनो एसिड्स भी होते हैं, कैलोरी भी होती है, फैट भी होती है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है ना, सभी होते हैं। तथा इनसे उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती है तथा उनकी माँ के दूध का रोगाणु निरोधी गुण उन्हें संक्रमणों से बचाता है। तो इस प्रकार ये जो कोलेस्ट्रम है, ये जो माँ का दूध है, स्वस्थ दूध जो होता है माँ का, ये उनको अंदर जो है एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और इनको विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के संक्रमण से बचाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जन्म से ही जो कम वजन वाले शिशु हैं, जिनका वजन 2.5 किलो से कम है, उनको सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध ही उनके लिए सबसे सर्वोत्तम आहार होता है। क्यों होता है वो हमें मालूम चल गया, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनके अंदर रोगाणु निरोधी गुण आते हैं, वो विभिन्न प्रकार के रोगों के संक्रमण से बच्चों को बचाते हैं। इसीलिए माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, सर्वोत्तम भोजन होता है। साथ ही साथ उनकी सतत वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उसमें विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है ना। तो आयरन आदि की आवश्यकता भी उनको होती है, तो ये भी उसके अंदर पाया जाता है माँ के दूध में। तथा आहार संबंधी सभी संपूर्णकों पर तभी विचार किया जाना चाहिए यदि शिशु का वजन संतोषजनक रूप से नहीं है। संतोषजनक यदि बच्चा जो है 2.5 किलो से कम है तो उसको माँ का दूध ही उसके लिए सर्वोत्तम आहार है। तो प्रश्न इसके अंदर 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो बच्चों के लिए या शिशुओं के लिए माँ का दूध ही सबसे सर्वोत्तम आहार क्यों माना जाता है, और दूसरा 2.5 किलो से कम वजन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सा आहार सर्वोत्तम होगा। तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम होगा। इस तरीके से 2 प्रश्न बनते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।